हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th के लिए पढ़ेंगे, है ना। 11th में हम लोग क्या देखेंगे आज? पौधे में श्वसन। ठीक है, पौधे में श्वसन के बारे में हम लोग जानेंगे। फिजियोलॉजी में क्या कुछ है इसमें, इसको देखना है। तो पहले क्लास से हम लोग पढ़ते आए हैं कि रेस्पायरेशन क्या है। रेस्पायरेशन सांस लेने की प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव क्या करता है, अपना, हम लोग यही जानते हैं कि सांस लेने की प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, यही रेस्पायरेशन कहलाता है। लेकिन रियल में जो है श्वसन जो है, रेस्पायरेशन जो है, वो एक एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस है। इसमें ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जो है वो क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है ना। इस प्रक्रिया में कोई भी जीव क्या करेगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो वही एक क्वेश्चन दे दिए हैं, उसी के थ्रू हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि सभी जीव में श्वसन आवश्यक है ना। सभी जीवों के लिए क्या है, श्वसन आवश्यक है। आखिर क्यों श्वसन जीवों के लिए आवश्यक क्यों है? तो हम लोग जानते हैं कि जीवों को क्या करना पड़ता है, वृद्धि करना पड़ता है, विकास करना पड़ता है। अपने शरीर के अंदर हमारा हृदय धड़क रहा है, पाचन संबंधी प्रक्रियाएं हो रही है, किडनी काम कर रहा है ना। और भी ऑर्गन नॉर्मली काम कर रहे हैं, हम इधर से उधर मूव करके जा रहे हैं। तो हर जगह पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ऊर्जा की जरूरत है। और इस ऊर्जा की कमी को पूरा कौन करता है? श्वसन। यानी कि श्वसन ऊर्जा निर्माण की एक प्रक्रिया है। श्वसन के द्वारा कोई भी जीव क्या करेगा, ऊर्जा को बनाता है। ऊर्जा क्यों आवश्यक है? तो शरीर के जितनी सारी उपापचयी क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करने के लिए, समान रूप से चलने देने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती ही है जीवों को। ठीक है, तो इसलिए जीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिफाइन लिखे हैं, उसी को समझाएंगे। तो कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और अदर स्टोर्ड फूड मटेरियल इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का, जटिल कार्बोहाइड्रेट और दूसरे वसा, प्रोटीन, एमिनो अम्ल आदि पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। उसको तोड़ा जाता है सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टांस में, अकार्बनिक पदार्थों में। और इस पदार्थ में टूटने के क्रम में ऊर्जा का निर्माण होता है और उसी ऊर्जा से वह जीव का, सेल का उपापचयी क्रिया कंप्लीट होता है, जिससे जीव जीवित रहता है ना। पौधे में क्या है कि अगर मान लेते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को लेते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति दे देते हैं, तो यह टूट करके 6 अंत में 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 अणु जल और एनर्जी का निर्माण करता है। यहाँ पर जो एनर्जी, सेल के अंदर जो एनर्जी बनता है, उस एनर्जी को कहा जाता है एटीपी, है ना। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन एक नाइट्रोजनस क्षार है, दूसरा ट्राई 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट और 1 एडिनोसिन के मिलने से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और जीव इस एटीपी को भी आगे तोड़ते हैं, जीव के कोशिका अंग इस एटीपी को भी आगे तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद इसको एडीपी में बदल देते हैं। इससे एक फॉस्फेट रिलीज होता है ना, ट्राइफॉस्फेट था तो एडीपी, एडिनोसिन में डाइफॉस्फेट बचता है और फॉस्फेट टूट करके निकलता है। तो इस फॉस्फेट के टूट करके निकलने में, बॉन्ड के टूटने में जो एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी का उपयोग कोशिका के अंग करते हैं। ठीक है, एटीपी का निर्माण कहाँ हुआ? जीवित कोशिका के अंदर। जीवित कोशिका के अंदर बनने के वजह से इसको जैविक ऊर्जा भी कहा जाता है, बायो एनर्जी कहा जाता है, जैव ऊर्जा कहा जाता है, बायो करेंसी कहा जाता है ना। अब यहाँ पर ग्लूकोज जो है आपका, ग्लूकोज को ही तोड़ करके उन एनर्जी को हम लोग प्राप्त किए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट भी कहा जाता है। तो अब देखिए कि इस एटीपी का निर्माण कोशिका के अंदर कई चरण में होता है और हर चरण में क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। उसी के वजह से वो टूट करके वह ऊर्जा का निर्माण करेगा, है ना। अब देखें कि हम लोग देखते हैं श्वसन और दहन में क्या अंतर है। तो श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है, दहन श्वसन कोशिका के अंदर संपन्न होता है, शरीर के अंदर संपन्न होता है। दहन
बाह्य वातावरण में संपन्न होता है। दहन में भी ऑक्सीजन की जरूरत है, श्वसन में भी ऑक्सीजन की जरूरत है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है ना। श्वसन में एंजाइम की जरूरत होती है और दहन में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है ना। ये दहन और श्वसन में अंतर है। यहाँ पर एटीपी ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है, यहाँ पर दहन में ऊर्जा के रूप में हीट गर्मी मुक्त होती है ना। अब देखें कि श्वसन के प्रकार कितने हैं। अगर ऑक्सीजन उपलब्ध रहा है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी, अभी हम बताएं श्वसन क्या है, तो श्वसन ऊर्जा निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो जरूरी नहीं है कि कोई जीव जो है ऊर्जा का निर्माण हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही करे। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। जब कोई जीव बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा का निर्माण कर लेते तो ऑक्सीजन ऑक्सीकरण कराता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कोई भी चीज टूटती है तो पूर्ण रूपेण टूटती है ना, और ऊर्जा की उपलब्धता ज्यादा होती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी या अनुपस्थित रहेगी तो उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अनऑक्सी श्वसन, अवायवीय ऐसा श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन के बिना ही ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। अवायवीय श्वसन में बिना ऑक्सीजन के ही ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। पौधे इसको थोड़े समय के लिए कर सकते हैं, ज्यादा देर तक इसको नहीं कर सकते। जंतुओं में अनऑक्सी श्वसन होता है ना, और बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जो अनऑक्सी श्वसन पर ही जिंदा है। बहुत सारे जीवाणु जो है ना, वो बिना ऑक्सीजन के ही अपने ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं है ना। रसायनों को तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं, ऑक्सीजन की उपलब्धता में वो मर जाते हैं। ठीक है, तो अनऑक्सी श्वसन थोड़े समय के लिए पौधे करते हैं। इसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता बिल्कुल नहीं चाहिए। अनऑक्सी श्वसन जब भी संपन्न होगा तो कोशिका द्रव में होगा है ना, और कोशिका द्रव में जो एंजाइम होंगे उसकी उपलब्धता में ये पूरा होगा। ठीक है, तो ये अनऑक्सी है। ऑक्सी में क्या चाहिए, ऑक्सी में ऑक्सीजन हर हालत में उपस्थित होना चाहिए है ना। ऑक्सीजन का ही मतलब हुआ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऊर्जा का निर्माण हो तो उसे ऑक्सीजन कहा जाएगा। टूटने वाले सबस्ट्रेट जो होंगे वो ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा या एमिनो अम्ल कुछ भी हो सकते हैं, इन्हीं का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण जब भी संपन्न होगा तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित एंजाइम इसके ऊपर काम करते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये दोनों को हम लोग समझे, ऑक्सी और अनऑक्सी। ठीक है, चाहे ऑक्सी हो या अनऑक्सी हो, दोनों का आरंभिक चरण शुरुआत में जब ग्लूकोज, प्रोटीन या अम्ल टूटेगा तो एक जैसा ही होता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। और पहला चरण हर हालत में कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज के टूटने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव्य में। अब देखें कि पौधे और जंतु में जो श्वसन होता है, पौधे और जंतु के अंदर जो श्वसन होता है उसमें क्या अंतर है। हम लोग एलाइव है, चलते फिरते हैं है ना, ऊर्जा की व्यय ज्यादा है। ठीक है, हम लोगों में कोशिका श्वसन को संपन्न कराने के लिए खास अंग है, अंग तंत्र का निर्माण हो चुका है। नाक है ना, नॉस्ट्रिल है, ट्रैकिया है, लंग्स है। इसी तरह से मछली में फेफड़ा, गिल्स है ना। तो इस तरह से, लेकिन पौधे में कोई खास अंग नहीं होता है ना। कुछ खास चीज जैसे कि स्टोमाटा, लेंटिसल जो हो गया कि पौधे के छाल में है ना, तना के बीच में लेंटिसल का निर्माण होता है। छोटा छोटा होल्स, ये भी होल है, पत्तियों में रहता है, ये तना में मौजूद रहेगा। इसके अलावा दो कोशिका के बीच जो स्थान होता है, अंतर कोशिकीय स्थान, उसके द्वारा भी शोषण होता है पौधे में। ठीक है, तो अब कह सकते हैं कि पौधे और जंतुओं के श्वसन में खास, पौधे में श्वसन के लिए खास अंग क्यों नहीं चाहिए, है ना। पौधे में खास अंग क्यों नहीं चाहिए, जैसे हम लोगों में एक श्वसन तंत्र है। तो हम लोग जो है विकसित जीव है, विकसित होने के कारण ऑक्सीजन की जरूरत जो है ज्यादा है। लार्ज अमाउंट में हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं, और वो हमारा अंग जो है नॉर्मली उसको वेसल्स के द्वारा पूरा लार्ज अमाउंट में हर जगह पहुंचाने का काम करता है। और पौधे में क्या है कि हर जगह, जैसे सारा अंग स्पेसिफिक है, पत्ती को श्वसन कराना है
तो स्टोमाटा वहां उपस्थित है। तना में श्वसन होगा तो लेंटिसल है। जड़ में श्वसन होगा तो उसके लिए मूल रोम है ना। जड़ में श्वसन के लिए उसमें क्या है, मूल रोम है। वो मिट्टी के अंदर जो मिट्टी का जो रिक्त स्थान है वहां पर जो ऑक्सीजन उपलब्ध है उसको अवशोषित करने का काम करता है। तो अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन की जरूरत भी अलग अलग है ना, और उस अलग अलग जरूरत को पूरा वो उस तरह से कर लेते हैं। तो अब यहां था क्वेश्चन कि आखिर पौधे को खास अंग क्यों नहीं चाहिए। तो इसके लिए है कि पौधे गैस विनिमय के लिए पौधे के हर एक भाग अपनी आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। किनको कितना चाहिए वो ध्यान रखते हैं। जड़ को कितना चाहिए, तना को कितना चाहिए, है ना, पत्ती को कितना चाहिए, सबको अलग अलग मात्रा में चाहिए और वो अलग अलग मात्रा का ज्ञान रखते हैं और उसी हिसाब से शोषण करते हैं। पौधे में ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, गति तो होता नहीं है। गति के अभाव में श्वसन जो है वो कम मात्रा में होता है ना, और वो पूरा हो जाता है। यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया भी क्या होती है, धीमी होती है ना। इसके अलावा पौधे की एक भाग से दूसरे भाग में विनिमय जो है जंतु की तुलना में भी कम होता है। एक भाग से दूसरा भाग तो जाना नहीं है, तक बताया कि स्टोमाटा अपना काम खुद कर लेगा, लेंटिसल अपना काम खुद कर लेगा, है ना, मूल रोम अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा रंध्र, वात रंध्र कोशिका के बीच अंतर कोशिकीय स्थान का जाल होता है ना, और उसी जाल के द्वारा गैस विनिमय हो जाता है। और उतना देर में जैसे कि तना पत्ती के द्वारा पूरा पत्ती में पहुंचाने के लिए अंतर कोशिकीय स्थान है, तना में तो तना के पूरे तना में पहुंचाने के लिए अंतर कोशिकीय स्थान है, उसके द्वारा गैस का विनिमय हो जाएगा। जड़ में अंतर कोशिकीय स्थान है ना, तो उसके द्वारा उसका काम हो जाएगा। ये हो गया, है ना। मूल रोम जो है बताया मिट्टी के कण के बीच जो होता है उसको ले लेता है। जलीय पौधे भी विसरण के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और O2 को मुक्त करते हैं। तो इस तरह से छोटे काम इनके द्वारा कंप्लीट कर लिए जाते हैं। अब हम लोगों को विस्तार से देखना है कोशिकीय श्वसन को, सेलुलर रेस्पायरेशन को, है ना। सेलुलर रेस्पायरेशन में क्या है, जब डाइजेशन का काम हो जाएगा, पाचन हो जाएगा, या पौधे हैं तो पौधे के अंदर जब स्टार्च का निर्माण हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, उस ग्लूकोज को तोड़ करके उससे ऊर्जा निर्माण करेंगे, है ना, और उसके लिए ऑक्सीकरण उसका करेंगे। तो ऑक्सीकरण के बाद एटीपी का जो निर्माण होता है उसके लिए 4 चरण आवश्यक है। 4 चरण पूरा करने के बाद हर स्टेप पर एटीपी का निर्माण होता है। एक ही बार पूरा एटीपी नहीं बन जाता है, ग्लाइकोलाइसिस में कुछ संख्या में बनेगा, पायरुवेट के ऑक्सीकरण के समय बनेगा, मतलब हर जगह पर एटीपी बनते जाएगा, अंततः पूर्ण रूप से ग्लूकोज को तोड़ दिया जाएगा। तो पहला चरण जो है ग्लाइकोलाइसिस है ना, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा है पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट या एरोबिक रेस्पायरेशन इसको कहते हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता यहाँ जरूरी है, ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रेब्स चक्र है, ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड चक्र है ना। तो ये सब जो चक्र है ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है। तो ये सब के द्वारा हम लोग विस्तार से, है ना, एक एक टॉपिक को पहले ग्लाइकोलाइसिस को देखेंगे, फिर पायरुवेट का ऑक्सीडेशन देखेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक को डिटेल से देखेंगे। इतना दूर में कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, है ना। वीडियो को वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना।